एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की, जो आपका ये फोर्थ पार्ट होने वाला है फर्स्ट यूनिट का। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं डोसेज फॉर्म। तो यहाँ पे डोसेज फॉर्म आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहने वाला है, लेकिन आज हम पूरा तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपको डोसेज फॉर्म में पढ़ना क्या क्या है। तो आपको सिलेबस में इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे डोसेज फॉर्म का, क्लासिफिकेशन देखेंगे डोसेज फॉर्म की, और इसमें क्लासिफिकेशन के अंदर आपको सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे अब डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स क्या होती है तो हमें देखेंगे। देखो डोसेज फॉर्म, थोड़ी इंट्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं। देखो डोसेज फॉर्म आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो सिरप्स, इमल्शंस, गार्गल्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर मैं बात करूँ सॉलिड फॉर्म की, तो सॉलिड फॉर्म में आपके टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गया और कुछ पाउडर्स होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में आती हैं। अगर मैं बात करूँ गैसियस फॉर्म, यानी इनहेलर टाइप हो गए, ठीक है, जो आपको गैसेस फॉर्म में आपको लेने पड़ते हैं। जैसे आपने एजमा की कंडीशन में देखा होगा, वो न्यूबलाइजर लेके रखते हैं, वो आपको सांस जब भी उसको मतलब थकावट सॉरी, उसको जब सांस चढ़ता है तो एकदम से वो न्यूबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके गैसियस फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डोसेज फॉर्म होते हैं, और इनका मेन चीज़ क्या होता है, ये सब की सब एपीआई कंटेनिंग होती है, ठीक है। एपीआई तो होगा ही होगा सब में। अब इस डोसेज फॉर्म का मेन मकसद क्या होता है। देखो कोई भी टैब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट लिया, अब टैबलेट के अंदर आपका एपीआई होता है, एक एक्सिपिएंट होता है, ठीक है। अब एपीआई आपका बहुत काम का है, एक्सिपिएंट मतलब ये आपको उसमें मिलाना पड़ता है, ठीक है। एक्सिपिएंट क्यों मिलाते हैं, एपीआई क्यों मिला सॉरी एपीआई के अंदर एक्सिपिएंट क्यों मिलाते हैं, तो ये अभी आपको मतलब आगे पता चल जाएगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि एक्सिपिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है एपीआई के मिलाना, ठीक है। तो अब मेन चीज़ है, आपको इस एपीआई को आपके उस जहाँ पे भी आपको इफेक्ट चाहिए अपने बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी आपको थेरेपेटिकल इफेक्ट चाहिए, तो वो आप उस साइड तक उस पहुँचाना, ठीक है। तो डोसेज फॉर्म मेन फंक्शन क्या होता है कि डोसेज फॉर्म, कोई भी डोसेज फॉर्म हो, इंजेक्शन में हो या तो वो या आपका टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो, कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हो, तो मेन डोसेज फॉर्म का काम क्या है कि साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाकर पहुंचना और वहाँ पे अपना एक्शन शो करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, डोसेज फॉर्म आर द मीन बाय विच ड्रग्स मॉलिक्यूल्स, चाहे एपीआई इसको बोल सकते हो, आर ड्राइव to the site of action within the body to produce a minimum optimum desired effect and minimum adverse effect। यानी आप जो इफेक्ट चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एस्प्रिन खाया। एस्प्रिन क्या है, एक नसेडुली ड्रग है, यानी एंटी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो आप क्या चाहते हो, जब आप एस्प्रिन खाओगे तो एस्प्रिन के आपके डिजायर्ड इफेक्ट ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। यानी जो इफेक्ट आप चाहते हो बॉडी के अंदर, तो वो इफेक्ट आना चाहिए। और ऐसा आप ऐसा नहीं चाहते कि मैंने एस्प्रिन खाया तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, आपको पता चल रहा है कि नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, सर दर्द और बढ़ गया, तो उसके एडवर्स इफेक्ट नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एडवर्स इफेक्ट होने चाहिए। आपके डोसेज फॉर्म का मेन मोटिव यही होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, आपको अब डोसेज फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। तो ड्रग अगर आप डोसेज फॉर्म की दो ही जरूरत होती है। पहला आपके पास है ड्रग सेफ्टी और बेनिफिट के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है पेशेंट सेफ्टी और बेनिफिट के लिए। देखो ड्रग सेफ्टी के लिए क्यों होगा, देखो अगर हम किसी एपीआई को या मतलब जो आपका जो भी डोसेज फॉर्म है, अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में बना देंगे, तो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है आपकी ड्रग, ठीक है। और कहीं जो ड्रग्स होती हैं, हम उनको टैबलेट फॉर्म में नहीं बना सकते, उनको इंजेक्शन फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो उनकी सेफ्टी को देखते हुए, उनकी बेनिफिट को देखते हुए हमें यहाँ पे डोसेज फॉर्म की जरूरत पड़ी है। और अगर हम बात करें पेशेंट की सेफ्टी और बेनिफिट के लिए, पेशेंट को क्या सेफ्टी हो सकती है। अब मान लो छोटा बच्चा है, आप छोटा बच्चे को आप क्या करोगे, क्या आप एक सिंपल टैबलेट दे दोगे उसको, उसके मुंह में टैबलेट डाला और पानी दे दिया और पी गया, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी वो मतलब खा भी नहीं सकता, कुछ पी भी नहीं सकता अच्छे से। तो वो उसको हम सिर्फ फॉर्म में ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्म में दे दिया उसको, या लिक्विड हम उसको डोसेज फॉर्म देते हैं हमेशा, या इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें, जो लोग बुजुर्ग होते हैं, तो बुजुर्ग में क्या होते हैं, उनको भी कई बार डिफिकल्टी होती है स्वेलो करने में, ठीक है। तो हम उनको इंजेक्शन फॉर्म दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एडल्ट्स में क्या होता है, थोड़ा एक होता है ना कि हमें इंजेक्शन ही लगवाना होता है, तो हम टैबलेट फॉर्म खा सकते हैं। तो अलग अलग पेशेंट की बेनिफिट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, पेशेंट की सेफ्टी बेनिफिट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। तो लिख देना अगर आपको आ गया, तो छोटा सा चार्ट ही तो है, बना देना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे आपका जो एपीआई है और एक्सीपिएंट है, उन दोनों को मिलाओगे तो आप मेडिसिन बनता है। देखो ध्यान रखना, आपका एक होता है ड्रग, एक होता है मेडिसिन। मेडिसिन जो आप खाते हो, ठीक है, ड्रग तो आपका ये भी हो गया, ठीक है।
आप इसको ड्रग मॉलिक्यूल भी बोलते हो, देखो मैंने आप लिखा भी हुआ है एपीआई के साथ ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तो आपका ड्रग हो गया सिंपल, आपका ड्रग ये हो गया, ठीक है। एपीआई आपको कुछ भी हो सकता है, पीसीएम हो सकता है, एस्पिरिन हो सकता है, एटिनोल हो सकता है, ठीक है, डिजिटालिसिस हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी एपीआई हो सकता है आपका। लेकिन एक्सीपिएंट जो है, एक्सीपिएंट आपका मैं बताऊंगी आगे किस क्या काम करता है एक्सीपिएंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे रुक रखो। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मतलब अच्छे से, फॉर एग्जांपल एपीआई को मिलाया और एक्सीपिएंट को मिला के एक टैबलेट बनाया हमने, तो टैबलेट जो है आपको मेडिसिन बन के आ गई, तो आपकी वो डोसेज फॉर्म है, ठीक है। या आपने एपीआई को मिलाया एक्सीपिएंट के साथ, आपने बना दिया कोई सस्पेंशन, तो सस्पेंशन आपका डोसेज फॉर्म है, वो भी कौन सा, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ठीक है। टैबलेट आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गया। तो ऐसे आप डोसेज फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बनाते हो। तो ये तो सिंपल है, द मीन बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। अगर हम बात करते हैं एपीआई क्या है जी, देखो एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल, यानी जो आपका एक्शन जो असली वाला शो करने वाला, जिसको हम ड्रग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका ड्रग क्या होता है, एपीआई होता है। इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, देखो इसका मेन काम क्या होता है, एक बीमारी को दूर करना, ठीक है, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है। तो ये काम है इसके, केमिकल कंपाउंड्स इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोस, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होता है कि हमें किसी चीज का, अगर हमें बीमारी का पता करना है, आपने सुना होगा कि जब हम किसी बीमारी का डायग्नोस कराने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें डॉक्टर उससे पहले कुछ दवाएं देते हैं ताकि आपकी बॉडी जो उसके लिए प्रिपेयर हो सके। तो यहाँ पे डायग्नोस करती है, ठीक है, डायग्नोस्टिक मेडिसिन हम यहाँ पे खाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डिसीजेस के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब एक्सीपेंट्स की, अब देखो एक्सीपेंट्स का कोई ऐसा आपकी बॉडी में थेरेपेटिकल एक्शन नहीं होता, ठीक है, यानी आपकी बॉडी में वो जो उस बीमारी से नहीं लड़ सकती, लेकिन आपको आप बोल सकते हो ये एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और यू कैन से इनर्ट इंग्रेडिएंट होता है। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। जैसे आपने इनर्ट गैसेस सुना होगा, नोबल गैसेस सुना होगा, तो वो क्या होती है, आपस में रिएक्ट नहीं करती इतना, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्ट मतलब इनर्ट आपको मतलब रिएक्शन नहीं करेंगे, सिंपली है, और कोई उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सिंपल क्या लिखा हुआ है, डू नॉट इंक्रीज एंड इफेक्ट द थेरेपेटिकल एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, कोई एक्शन नहीं होता इसका, ठीक है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मे ऑल्सो बी रेफर्ड एज टू बी इनर्ट इंग्रेडिएंट, इनर्ट इंग्रेडिएंट बोल सकते हो, एक्सीपेंट उसको बोल सकते हो, जनरली हैव नो फार्मास्यूटिकल इफेक्ट्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखो आप स्वीटनिंग एजेंट डालते हो, आप बच्चों की कभी सिरप्स देखना, सस्पेंशन देखना कभी घरों में, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके सिरप्स में सस्पेंशन में एक फ्लेवर होता है, ठीक है। मैंगो फ्लेवर होता है, ऑरेंज का फ्लेवर होता है, सबसे ज्यादा वैसे ऑरेंज फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स किस लिए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यानी आपकी जो आपने जो सिरप बनाई है उसका जो इसमें उसमें किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं। उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हो, एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल देते हो, ठीक है। डाइज डालते हो, आप डाइज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट डालते हो, स्वीटनिंग एजेंट डाल देते हो, कलरिंग एजेंट आप डालते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, एक्सीपिएंट हो गए, ठीक है। एक्सीपिएंट और भी काफी ज्यादा कुछ होता है एक्सीपिएंट, जब आप आगे जाके और पढ़ोगे ना, तो एक्सीपिएंट का मतलब बहुत पढ़ोगे एक्सीपिएंट के बारे में, मतलब क्या क्या एक्सीपिएंट हम कौन से डोसेज फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, कौन सा एक्सीपिएंट इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपके बहुत कॉमन है, ये डलते ही डलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना कि हम एक एपीआई के अंदर एक्सीपिएंट डालते क्यों है। अब यहाँ पे उसी का आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्लिनिकल यूज ऑफ एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इज रेयर वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, बोला गया है कि सॉरी पूछा क्या क्वेश्चन गया है कि यहाँ पे हम एपीआई का डायरेक्ट यूज क्यों नहीं करते। आप सिंपल एपीआई को लेके खा भी तो सकते हो, ठीक है। क्या जरूरत बनी है हमें उसमें एपीआई एक्सीपेंट डालने की, ये जो स्वीटनिंग एजेंट डालने की, प्रिजर्वेटिव्स डालने की, क्या जरूरत है इसमें। तो यहाँ पे उसी का आंसर आपको मिल रहा है। देखो एपीआई को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। देखो एपीआई जो होता है, मैंने आपको बताया था ना, 5 mg डालते हैं हम, 10 mg डाल देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया जो उसमें दिया होता है, ठीक है। तो 5 mg को आप कैसे संभालोगे, कितना कम अमाउंट होता है 5 mg, ठीक है। तो उसको हैंडलिंग बड़ी डिफिकल्ट है। एक तो पेशेंट आपने हाथ में लेगा, हमसे नॉर्मली क्या होता है जब हम टैबलेट बाहर निकालते हैं तो वो भी नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो जब नीचे गिर जाती है तो उसको भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे गिरी है कहाँ पे गिरी है। अगर बेड के नीचे चली जाती है तो फिर भी हमें झाड़ू मार के निकालना पड़ता है। तो मतलब कितना डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करते हैं एक्सीपिएंट सॉरी एपीआई की, अगर हम बात करें तो एपीआई अगर नीचे गिर जाता है तो कितना मुश्किल होता है हैंडल करना, सिंपल साफ समझ रहे होगे। चलो ये तो आपकी थोड़ी वैसी प्रॉब्लम हो गई।
और अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको हम पोटेंट ड्रग बोलते हैं। अब पोटेंट ड्रग्स क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पोटेंट ड्रग क्या होती है, यानी अगर हम उसको कम अमाउंट में देंगे ना, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्ट शो करेंगी। पोटेंट ड्रग कौन सी होती है, ये आपको लाइफ टाइम के लिए चलने वाली है, आप इसको अभी लर्न कर लो। पोटेंट ड्रग क्या होती है, जो अगर हम उसको कम अमाउंट में भी देंगे ना तो ज़्यादा इफेक्ट शो करती है बॉडी के अंदर वो। तो अगर आप इमेजिन करो, अगर कोई इंडस्ट्री वाले बना रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा हल्का फुल्का mg ऐसी ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंट ड्रग है वो, तो पोटेंट ड्रग क्या करेगी, कम 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 उसमें कम अमाउंट में क्या करती है वो, ज़्यादा एक्शन देती है। तो यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी पर्सन को, तो ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी कि उसने ज़्यादा खा लिया तो उसको और कुछ हो गया मतलब। तो यहाँ पे बहुत सारा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई हैंडलिंग एंड एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है, यानी यहाँ पे आप एग्जैक्टली आप फॉर एग्जाम्पल 5 mg दे रहे हो, ठीक है, ये आप बोल सकते हो एग्जैक्टली आप 10 mg डाल रहे हो, एग्जैक्टली पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप पाउडर लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी घर में कोई पाउडर ऐसे बना लेते हो, ठीक है, या घर में अजवाइन की फाकी आपने बना ली, तो आप ये तो नहीं देखते ना कितना mg हमें लेना है, कितना ग्राम हमें लेना है, ठीक है। आप क्या करते हो, चम्मच लिया, चम्मच से ऐसे हाथ पे रख के खा लिया, आपने उसको वेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, आपने आगे पीछे कुछ भी मतलब वेट करके खा लिया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल पोटेंट ड्रग की अगर हम बात करें, अगर आपने ऐसे ही उसको मतलब लिया हाथ पे, चम्मच भर के खा लिया, तो क्या होगा बंदे का, सोच के देखो आप। तो यहाँ पे कोई उसकी एक्यूरेटी मतलब एक्यूरेट टैबलेट क्या होती है, पूरी एक्यूरेट होती है। जैसे आप टैबलेट लेते हो ना, टैबलेट पूरी एक जैसी दिखती है सारी की सारी, उनका वेट एक जैसा होता है, ठीक है, तो उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, समझ आया। एक्यूरेट डोसेज कैन बी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल किसके लिए, पोटेंट ड्रग्स के लिए है। लो mg एंड आपका जो mg इतने ही आपके जो होते हैं। अगर हम दूसरा रीजन की बात करें, तो एपीआई जो होता है ना आपका, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो उसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। कहीं आपने कभी देखना, देखो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने देखा होगा कि कई टैबलेट्स कोटेड फॉर्म में आती है, स्वीट ऊपर ना स्वीटनिंग एजेंट डाल देते हैं उसके ऊपर, टैबलेट के ऊपर, और उसको हम जब खाते हैं तो हमें मीठी मीठी लगती है, लेकिन अगर हम पूरा चबा के खाएंगे ना उसको तो बहुत कड़वी लगती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं इसको खाओ फटाफट और पानी ऊपर पी लो और अंदर कर लो उसको, ये बोलते हैं डॉक्टर। कई लेकिन कई एक्सेप्शन होती हैं, जैसे आपने एल्बेंडाजोल की गोली खाई होगी, तो एल्बेंडाजोल को गोली को पहले आपको खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, फिर उसको निगलना पड़ता है, उसके ऊपर पानी भी नहीं पीना पड़ता, ठीक है। तो ये आपने खाया होगा, स्कूल टाइम में जरूर खाई होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर कोई, देखो एपीआई आपका क्या होता है, थोड़ा कड़वा भी होता है, उसका ऑर्डर बड़ा बेकार होता है, टेस्ट बड़ा बेकार होता है, इतना गंदा टेस्ट होता है मतलब कई दवाइयों का, ठीक है, तो उसमें बहुत स्मेल भी करती है वो दवाइयाँ, तो उनको खाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इम्प्रैक्टिकली और इनफेजिबल क्या होता है, यानी आप बोल सकते हो हिंदी में अव्यवहारिक, मतलब ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शेप, साइज, स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट, इस वजह से भी हमें यहाँ पे एपीआई का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब आप पूरा ये सोचो कि एपीआई में हमें एक्सपेंट मिलाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो ये रीजन आपको सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। देखो और भी काफी सारे रीजन है। सम एपीआई एंड केमिकल अनस्टेबल इन द लाइट एंड मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। अब कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जो अगर आपने लाइट में रख दिया ना उसको तो खराब हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा, सिरप्स देखा होगा, कुछ काफी सारे इंजेक्शन देखे होंगे आपने, पूरा एक एग्जैक्ट टेम्परेचर में उसको रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एपीआई है वो मॉइस्चर में, लाइट में, ऑक्सीजन में यहाँ पे अनस्टेबल हो सकता है, यहाँ पे उसको मॉइस्चर गेन कर सकता है वो, ठीक है, खराब हो सकता है केमिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एपीआई कैन बी डिग्रेड एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लो पीएच इन द स्टमक। आप देखो अगर आप डायरेक्ट एपीआई को खाओगे ना तो आपकी स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड, HCl एसिड होता है आपके स्टमक में, ठीक है, आपको पता है, तो वो भी इसको डिग्रेड कर सकता है अगर आप डायरेक्टली खा रहे हो उसको। अगर आप कोटेड करके खा रहे हो, अंदर एपीआई आपके टैबलेट के अंदर है और आप बाहर से कोटेड है, तो वो ढकी रहेगी एपीआई, जहाँ पे उसको एक्शन करना है जाकर वो वहीं पे एक्शन करेगी जाके, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एपीआई को नहीं खाना है, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो लो पीएच होता है ना, लो पीएच क्या होता है आपका, आई थिंक 1.8 के आसपास पीएच होता है स्टमक का, तो वहां पे जाके डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एपीआई कैन कोज लोकल इरिटेशंस एंड इंजरी व्हेन दे आर प्रेजेंट हाई कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब सिंपल समझ आएगा जहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया। देखो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सिंपल मैं अगर बात करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कहाँ कौन से रूट से आपने उस दवाई को लिया है, आपने
ओरली लिया है, उसको इंजेक्शन फॉर्म में लिया है, या आपने नेजल रूट से लिया है, इनहेल किया है, या कहीं से भी लगा लो, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप आगे जाके पढ़ोगे, तो जहां से आपने लिया है तो वहां पे इरिटेशन भी कोज कर सकता है अगर आपने उसको हाई कंसंट्रेशन में ले लिया, ठीक है। तो लोकल इरिटेशन कर सकता है वो, तो इस वजह से हम एपीआई को नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अगर आपको एक और दिया यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्शन सब्सटेंसेस वुड मीन टू हैव नो चांस ऑफ मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट ऑफ द पीके प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ना छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई वाली टर्म है जो आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नीड ऑफ डोसेज फॉर्म, हमें डोसेज फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों जरूरत पड़ी हमें एक टैबलेट फॉर्म में बनाने की, क्यों उसको हमें जरूरत पड़ी सिरप फॉर्म में बनाने की, क्यों उसको इंजेक्शन फॉर्म में बनाने की जरूरत पड़ी, हम उसको डायरेक्टली क्यों नहीं खा लेते, क्यों हमें उसको मतलब नीड क्यों पड़ी डोसेज फॉर्म की। तो ये सब का क्वेश्चन आपको आंसर आपको यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने इतनी वीडियो देख लिया तो ये भी देख लो, कोई इसमें मतलब वो नहीं है। तो पहला क्या है, प्रोवाइड सेफ कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोसेज, ठीक है। हमें एक एक्यूरेट डोसेज आपकी जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे पहुँचाने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड सेफ करने के लिए, कन्वीनियंट, आपके कन्वीनियंट आप बोल सकते हो, जैसे कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, आसान, ठीक है। हम उसको कैसे आसान बना सकते हैं डिलीवरी को, डिलीवरी मतलब आपकी बॉडी में ड्रग को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस एग्जांपल ये आपको देखो टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। इनके बारे में आगे थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उसके बाद तो फिर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसको प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और यहाँ पे मॉइस्चर से बचाने के लिए यहाँ पे हमें नीड पड़ती है डोसेज फॉर्म की। अगर यहाँ पे और भी एग्जांपल ये है, जैसे आपको कोटेड कैप्सूल हो गया, ठीक है, सील्ड एम्प्यूल्स हो गए। एम्प्यूल्स क्या होते हैं, आपने वो देखा है जब आपको बचपन में इंजेक्शन लगे होंगे हॉस्पिटल में, आपने देखा ही होगा कि जो नर्सेस क्या करते हैं, उसको एम्प्यूल को लेंगे, कंच का एम्प्यूल होता है वो, कंच का, ठीक है, या बोल सकते हो ग्लास का होता है। तो ऊपर से ना वो बहुत पतला होता है, जैसे ये ना ऊपर से नीचे इतना, फॉर एग्जाम्पल ये इतना एम्प्यूल है, ये एम्प्यूल है, और इसके ऊपर से क्या होता है, कंच का होता है ये, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्यूल है, इसमें आपकी दवाई भरी हुई है, ठीक है। अब क्या करती है, इसको ऊपर से तोड़ना होता है, ठीक है। इसको जब तोड़ते हैं ना ऊपर से ऐसे करके, तो अंदर इंजेक्शन डाल के सारा जो अंदर आपका ड्रग मेडिसिन होती है वो सब इंजेक्शन में भर के आपके अंदर ठोक देते हैं। तो यहाँ से मेन चीज क्या होता है, एम्प्यूल्स को तोड़ना पड़ता है पहले, ठीक है। तो वो एम्प्यूल्स होते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में और भी, ठीक है। नेक्स्ट है, और क्यों डोसेज फॉर्म की जरूरत पड़ी। सबसे मेन रीजन क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर जो एसिड होता है ना, वो बड़ा मतलब एक तरह से बहुत बड़ा बैरियर है इनके लिए, क्योंकि वो जब भी कोई बैक्टीरिया, देखो HCl आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई छेड़छाड़ी करोगे तो ऑब्वियस बात है वो ऊपर से आप पंगा लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जितनी भी, जैसे कोई भी दवाई आती है ना, कोई भी मतलब मेडिसिन खाते हो आपके स्टमक में जाती है, तो वहाँ पे एसिड उसके ऊपर एक्ट करता है, तभी वहाँ पे एपीआई को हम डायरेक्ट नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे आपका, अब आपने क्या किया, उस मेडिसिन को ले लिया, आपके स्टमक में चली गई, अब वो स्टमक क्या करता है, उसके ऊपर एसिड फेंकता है। अब एसिड दवाई के ऊपर लगेगा, ठीक है, आपकी मेडिसिन के ऊपर लगेगा जाके, तो वहाँ पे उसको डिग्रेड करने की बहुत ज़्यादा जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। तो उस गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए हमें टैबलेट को कोटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स क्या होती है। इंटेरिक किससे रिलेटेड वर्ड है, ये आपका स्टमक से रिलेटेड वर्ड है। कोटेड मतलब यहाँ पे एक तरह से हम एसिड से बचाने के लिए कोटेड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट। सिंपल ही समझो, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम किसी भी, देखो जब हम किसी भी दवाई को ओरली लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने टैबलेट खाया ओरली, ठीक है, अब उस टैबलेट को बचाने के लिए, ठीक है, उसको हम ऊपर हम कोटेड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेरिक कोटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसल बीटर टेस्ट। बीटर, जो टैबलेट्स का बीटर टेस्ट होता है ना, कड़वी होती है जो, उनको ढकने के लिए उसको मास्क कर देते हैं हम ऊपर से, यानी उसको ऊपर से कोटेड कर सकते हैं स्वीटनिंग एजेंट से, ठीक है, ताकि वो कड़वी ना लगे उसको। और ऑर्डर जो जिसका बेकार सा होता है, मतलब बहुत ही बेकार लगते हैं खाने में, ठीक है, कैप्सूल हो गया, कोटेड टैबलेट हो गया, ठीक है, फ्लेवरिंग सिरप्स हो गए, ठीक है, तो इनको हम मास्क कर देते हैं टैबलेट जो भी बेकार टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशंस ऑफ ड्रग दैट इंसोल्यूबल और अनसोल्यूबल इन द डिजायर्ड व्हीकल। तो यहाँ पे अनसोल्यूबल और इंसोल्यूबल एक ही चीज होती है।
जैसे आपका सस्पेंशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड लिक्विड डोसेज फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस सोल्यूबल इन द डिजायर्ड व्हीकल, जैसे आपका सोल्यूशन हो गया। प्रोवाइड ऑप्शनल ड्रग एक्शन फ्रॉम द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट। आपका ट्रॉपिकली क्या होता है, ट्रॉपिकली जब भी आप वर्ड सुनोगे ना ट्रॉपिकली, तो वो आपका हमेशा स्किन के ऊपर होगा, आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो। क्रीम क्या कहाँ कर लगाते हो, आप स्किन के ऊपर लगाते हो ना क्रीम को, ठीक है। ऑटमेंट कहाँ लगाते हो, यानी बाम जो वगैरह होती है, बाम वगैरह ये आपकी स्किन के ऊपर लगती है। तो जितने भी ऐसे ट्रॉपिकली जहाँ पे वर्ड आ गया ना, तो आपका स्किन के ऊपर, ठीक है, अप्लाई करने वाली, ठीक है। नेजल प्रिपरेशन हो गया आपका, ईयर में हो गया, ठीक है। तो सारा आप क्या ट्रॉपिकली प्रिपरेशन वाले हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू वन ऑफ द बॉडीज ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या होता है, छेद। हमारे बॉडी के जितने भी वो होते हैं ना छेद, ये जैसे आपका दो नोस्ट्रिल्स हो गया, ईयर्स हो गए, आपका माउथ हो गया, ओरिफेस आपका रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया। तो यहाँ पे इनको हम ओरिफेस बोलते हैं, बॉडी के ओरिफेस, ठीक है। तो वहाँ पे इंसर्ट करने के, जैसे आपका रेक्टल के अंदर आपकी स्पोस्ट्रीज आती हैं, रेक्टल स्पोस्ट्रीज आती हैं, वेजाइनल स्पोस्ट्रीज आती हैं। स्पोस्ट्रीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में आप दे सकते हो। एंड प्रोवाइड इंटेंडेड ड्रग एक्शन थ्रू द कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। यानी वो आपके कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स आपको पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट कैप्सूल सस्पेंशन, ये तो बार बार आता ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लांट्स। देखो इम्प्लांट्स क्या होता है, सिंपल, इसको हम अपने आपकी जो स्किन होती है ना, और वहाँ पे टिश्यूज वगैरह होते हैं, उसकी प्लेसमेंट कर देते हैं। देखो इसमें इम्प्लांट्स में आप सिंपल अपनी स्किन की लेयर उतार के सर्जिकली रिमूवल होता है इसमें, ठीक है। तो इम्प्लांट्स को हम वहाँ पे डाल देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसको मतलब सर्जरी के लिए हम उसको स्किन में इंसर्ट करके, ठीक है, इंसर्ट नहीं हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट करते हैं। प्रोवाइड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी टिश्यूज, तो उसको हम प्लांट बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। एंड प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमल ड्रग एक्शन थ्रू द इनहेलेशन थेरेपी। आपका इनहेलेंट्स हो गया, ठीक है। इनहेलर्स क्या होते हैं, जो आप स्मेल करके लेते हो, ठीक है, अपनी, जैसे मैंने एजमा के पेशेंट का एग्जांपल आपको दिया था, निबुलाइजर वो इस्तेमाल करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। अब देखो इसमें आप क्लासिफिकेशन अगर पढ़ोगे ना, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी। यानी आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले पढ़ना है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको डिटेल में अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत बार हमें कमेंट में आता है कि नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैंने आपको इतनी बार बोला कि टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से डाउनलोड करो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हम ले रहे हैं अपने, देखो आपकी बॉडी में, आप खुद ही इमेजिन करो, जब आप किसी मेडिसिन को खाते हो आप कैसे लेते हो, आपने टैबलेट मुंह में रखा और पानी पी लिया, यानी आप ओरली ले रहे हो उसको, ओरल रूट से ले रहे हो। नेक्स्ट है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट हमेशा याद रखना इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, ठीक है। आप इंजेक्शन लगाते हो, कितनी जगह पे इंजेक्शन लगते हैं आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो इंजेक्शन, और हम उसको पेरेंटली दे रहे हैं। आपका आईवी हो गया, मसल हो गया, ठीक है, इंट्रामस्कुलर हो गया, और आपका जो सबक्यूटेनियस हो गया। सबक्यूटेनियस हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एब्डोमिनल कैविटी पे, वहाँ पे एब्डोमिनल पे उसको स्किन को ऐसे उठा के फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, बिल्कुल छोटी सी सुई होती है, नीडल होती है आगे, ठीक है। तो पेरेंटल फॉर्म हो गया है। ट्रॉपिकली मैंने आपको अभी बताया था, ट्रॉपिकली आपका स्किन पे अप्लाई करते हैं हम उसको, ठीक है। स्किन आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको हम ट्रॉपिकली बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसडर्मल, यानी आपके स्किन में ही दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसडर्मल भी आपका स्किन में होता है। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है, यानी आपकी जो लंग्स के थ्रू जाती है, इनहेलेट करते हो, जब आप सांस लिया, इनहेलेट जो आपके हो गए, ठीक है, एजमा के पेशेंट ने बताया। उसके बाद है ऑप्थेल्मिक, यानी आइज में जब ड्रॉप डालते हैं ना, उसको हम ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स बोल देते हैं, और आइज ड्रॉप बोल देते हैं। रेक्टल रूट्स हम देते हैं, वेजाइनल रूट्स हम देते हैं, और आपका ऑप्टिक हो गया, ऑप्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे जहाँ जहाँ से हम देते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म की, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, ये तो आपने देखा था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखने हैं वो फिजिकल फॉर्म हम देखते हैं। देखो फिजिकल फॉर्म में अगर बात करते हो, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, और लिक्विड होता है, गैसेज होता है। सॉलिड जो आपके हो गए टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, सॉलिड के एग्जाम्पल आपके टैबलेट्स हैं, मैं आपको सिंपल फॉर्म में लिख दूँ, टैब हो गया, टैबलेट्स यानी, ठीक है। कैप्सूल हो गया, और पाउडर्स हो गए काफ़ी सारे, ठीक है।
पाउडर भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना। अगर हम बात करूँ सेमी सॉलिड की, सेमी सॉलिड में आपका आता है ओटमेंट्स। आप कभी देखना जेली लाइक फॉर्म में होते हैं वो ओटमेंट, आपके जेली लाइक फॉर्म में होते हैं, जो बाम वगैरह होती हैं, ठीक है, क्रीम जो होती है आपकी, इमल्शन लोशन वेस्टर्न होता है, जितना भी होता है ना इस आपका सेमी सॉलिड, यानी आपका क्रीमी टाइप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड फॉर्म की। लिक्विड फॉर्म में आपका सस्पेंशन, इमल्शन, ये सब हो गया, ठीक है, सिरप विरप। अगर हम बात करते हैं गैसेस में, आपका इनहेलर आ गए, ठीक है, इनहेल करके लेना पड़ता है आपको गैसेस फॉर्म को। देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखो मैंने इसको बताया था ना ओवरव्यू, इनको सब एक ही करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरल, ठीक है। देखो इंटायरल का मतलब क्या होता है, जो हम ओरल फॉर्म से लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका ओरली, आपको मैंने एग्जांपल दिया हुआ, टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स हो गए आपके, सस्पेंशंस, इमल्शंस, आपके ड्राई पाउडर्स हो गए, ड्राई पाउडर इनहेलर, डीपीआई इसको हम बोल देते हैं, प्रेशराइज्ड मेटेड डोसेस इनहेलर्स हो गए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे नेबुलाइजर मैंने आपको बताया, ठीक है, उतनी जैसे। अब नेबुलाइजर में क्या होता है, जितनी आपको, देखो मेटेड मतलब पता है क्या होता है, कि जितनी आपने ड्रग चाहिए ना उतनी आपको ड्रग मिलती है, ना कम मिलती है ना ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेपराइजर, वेपराइजर होता है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब लिंगुअल। सब लिंगुअल क्या होता है, सब लिंगुअल और बकल। देखो आपने कुछ मेडिसिन देखी होगी एंजाइना पेक्टोरस के साथ होती है वो, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरस में क्या होता है, मेडिसिन देते हैं और आप जीभ ऊपर उठवाते हैं और नीचे जीभ के नीचे आपके वो जो मेडिसिन होती है उसको रख देते हैं, ठीक है। और वहां से वो मतलब वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो वो ब्लड वहां से एब्जॉर्व करके, ठीक है, अब आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी वो दवाई, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपका जो सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल रूट यानी आपकी टंग, बिलो द टंग, ठीक है। इसमें आपका ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। ओरल में जाके आपका डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती हैं टैबलेट्स, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करनी पड़ता है, यानी आपका ओरली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो टूट जाती है ओरली, ठीक है। अब इसमें आपका लरेंजिस हो गया, चोविंग टैबलेट्स हो गया, माउथ वॉश हो गए, ठीक है, आपका आपका जो टूथपेस्ट है, ऑर्डमेंट हो गए, ठीक है, ओरल सिरप्स वगैरह हो गए, ये सब आपका सबलिंगुअल आता है। अगर हम बात करते हैं रेक्टल और विजाइना फॉर्म से, रेक्टली जो होते हैं और विजाइना से आपको उसमें हम ऑर्डमेंट भी आते हैं। एनिमा हो गया, न्यूट्रिटिन एनिमा हो गया। एनिमा भी क्या होता है, ये भी आपका जो रेक्टल फॉर्म से दिया जाता है एनिमा को, आपकी जितनी भी कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए होता है ये, ठीक है। और आप बोल सकते हो इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, या न्यूट्रिटिन एंजाइम, आपका जो न्यूट्रिशनल एनिमा होता है, ठीक है, ये दिया जाता है, ठीक है। आपका मेडिकेटेड एनिमा भी होता है। तो एनिमा भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। तो प्रेगनेंसी से पहले भी दिया जाता है। प्रेगनेंसी से पहले क्यों दिया जाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एनिमा में क्या होता है, आपको एक मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है, ठीक है। आप जैसे डिलीवरी होने वाली है, तो डिलीवरी होने से पहले क्या होता है, जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए अगर आप एनिमा दे दोगे ना, तो उसको क्या होगा, बॉडी उसको एनिमा के थ्रू आपको जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। तो आपको डिलीवरी के टाइम पे जो भी मतलब होता है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू स्टूल, तो वो नहीं होती उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको उसके लिए भी होता है, मैंने आपसे सबको एग्जांपल दिया है, बाकी तो उसके नंबर ऑफ यूजेस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हो पेरेंटल की, पेरेंटल आपका इंजेक्शन और इन्फ्यूजन हो गया। इन्फ्यूजन आपने देखा होगा, ठीक है, अब बहुत कॉमन है, तो इन्फ्यूजन आपने जगह जगह देखा, घर में भी क्या होता है, डॉक्टर आता है इन्फ्यूजन लगा के चला जाता है, ठीक है, सिंपल। अब इन्फ्यूजन में क्या होता है, देखो पेरेंटल में क्या होता है, पेरेंटल में आपका इंजेक्शन, आप सिंपल क्या देखते हो, इंजेक्शन लिया डॉक्टर ने और आपको लगा दिया। लेकिन इंजेक्शन में आपको भी देखना कि कई इंजेक्शन क्या होता है, आपको सिंपल ऐसे सीधा ठोक देते हैं, ऐसे क्या, ऐसे लिया और आपकी स्किन में सीधा लगा दिया, सीधा ऐसे करके, सीधा 90 डिग्री पे लगा दिया। और अगर आप बात करते हो जो आपकी वेन्स में इंजेक्शन लगता है, तो डॉक्टर को पहले क्या करता है, वेन्स ऐसे ढूंढते हैं, ऐसे वेन्स ढूंढी और फिर क्या करते हैं, वेन्स में ऐसे लगा के आपका इन्फ्यूजन चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं। तो इन्फ्यूजन में क्या किया, उसको इंजेक्शन को पूरा इस तरह से किया, अगर सीधा नहीं लगाया है वेन्स में, ऐसे हाथ पे थोड़ा ना लगा दिया, ऐसे वेन्स में ऐसे किया। तो यहाँ पे उसके एंगल्स होते हैं, इंजेक्शन के एंगल्स होते हैं कि कितने एंगल में भी देना होता है। अगर आपको मसल वाला इंजेक्शन लगाना है तो आपको पूरा 90 डिग्री पे देना पड़ेगा। तो अगर आपको इन्फ्यूजन लगाना पड़ेगा तो आपको डिग्री रोटेट करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो डायग्राम भी आपको दिखा दूंगी, मैंने अभी यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन कभी ना मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवेनस मैंने आपको बताया जो वेन्स में लगता है, इंटरमस्कुलर लगता है यानी मसल्स में इंजेक्शन लगता है, ठीक है। और जो आपका इंट्राकार्डियल हार्ट में भी लगता है, ठीक है। इंट्राओशियस इंजेक्शन हो गया। इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल यानी पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसमें वो इंजेक्शन लगता है, ठीक है। और इंट्रा सेरिब्रल, ठीक है, इंट्रा सेरिब्रल हो गया, इंट्राथिकल हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। तो सारे इंजेक्शंस होते हैं, मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में पहले बता दिया था। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल रूट की।
यानी जो आपका डर्मल स्किन के ऊपर लगा अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर आप ऑइंटमेंट लगाते हो, लोशन लगाते हो, क्रीम लगाते हो, पेस्ट लगाते हो, पता नहीं क्या क्या लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं डर्मल की, तो डर्मल में आपका ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, लिनमेंट हो गया, पेस्ट, क्रीम, लोशन, तो ये सब आप देख लेना एक बार। और अगर हम बात करते हैं म्यूकोजल, ठीक है, म्यूकोजल में आपका ईयर ड्रॉप हो गया, ठीक है, आई ड्रॉप हो गया, नेजल सिरप हो गया, ठीक है। तो ये देखो म्यूकस यानी म्यूकोजल लेयर जो होती है ना, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर म्यूकोजल लेयर होती है, तो वहां पे आपका डाल सकते हो, ठीक है, वो भी ट्रॉपिकली होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप, ठीक है, आई में ऑटमेंट हो गया, हाइड्रोजल हो गया, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा चीज होती है। हाइड्रोजल आई थिंक वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे को अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है ना तो प्लीज कमेंट में बता देना, जब मेरे को पता चलेगा तो मैं बता दूंगी इसके बारे में। नैनोस्फेयर हो गया, सस्पेंशन हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं परक्यूटेनियस, अगर हम बात करते हैं तो उसको ट्रांसडर्मल पैचेस लगाते हैं। तो ये आपको इंजेक्शन जो आपको सर्जरी एक रिमूव करके, तो आपको वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे भी जैसे बाजू में कहीं पे भी, तो क्या करते हैं एक सर्जिकली रिमूव करके एक ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ठीक है, उसको स्किन में आपको क्या कर देते हैं और प्लेसमेंट कर दिया जाता है उसको, ठीक है। यानी उसको मतलब वहाँ पे रख के स्किन के ऊपर ऐसे उसको मतलब ऊपर से छुपा दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी किया जाता है, बट ये ठीक है। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म में क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म आपका फिजिकल फॉर्म में कैसे दिखती है, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म सेमी देखना है आपको, लिक्विड देखना है, गैसेज देखना है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेप्ड की, तो यहाँ पे आपको जो शेप है और अनशेप दोनों होता है। देखो शेप में आपका टैबलेट फॉर्म होता है, टैबलेट में एक शेप होती है ना उसके पास। टैबलेट आपकी एक तरह से इस तरह मतलब गोल में भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, मतलब हर एक तरह की टैबलेट होती है, आपको पता है। कैप्सूल हो गया, इम्प्लांट्स हो गए, ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए, तो इनकी एक शेप होती है, ठीक है। अगर हम बात करें अनशेप की, पाउडर की कोई शेप होती है, पाउडर कैसे गिरा हो कुछ भी मतलब बन जाता है उसका। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं पाउडर को। आपने देखा होगा स्किन पे भी अप्लाई करते हैं पाउडर्स को, ठीक है। चाहे वो कोई भी पाउडर हो गया, स्किन के ऊपर कितनी गर्मी में कितने पाउडर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, पाउडर खाने के लिए इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सॉलिड की। इसकी में भी क्या होती है, शेप भी होती है, अनशेप भी होती है। अब सेमी सॉलिड में आप सोचोगे कि शेप कैसे होती है, जो आपकी स्पोस्टिस होती है ना, वो आपकी सेमी सॉलिड के अंदर आती है, ठीक है। आप कभी स्पोस्ट्रीज को देखना, आप कभी ना जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना स्पोस्ट्रीज की, आपके पास एक सब्जेक्ट भी आएगा जाके 5th सेमेस्टर में, तो आपको वहाँ पे स्पोस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी। स्पोस्ट्रीज के मोल्ड्स होते हैं, तो स्पोस्ट्रीज में ना क्या होता है, जेलेटिन डालोगे आप, जेलेटिन डालने के बाद, सॉरी जेलेटिन तो आई थिंक नहीं, ग्लिसरीन डालते हैं उसमें, ग्लिसरीन मेन चीज़ होती है, मेनली आपका ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे पैस्ट्रीज होती हैं, पैस्ट्रीज जो आपकी होती है आपके विजाइना में इंसर्ट करते हैं, ये आपके रेक्टल इंसर्ट होती हैं, रेक्टल रूट से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी के अंदर, मतलब एडमिनिस्ट्रेट एक तरह से रेक्टर में रखते हैं, ठीक है। और वहां से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ऐसे आपका जो एक्शन शो करते हैं, फिर विजाइना में भी ऐसे ही होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा खासा होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनशेप की, तो अनशेप में आपकी जेल्स हो गई, क्रीम हो गया, ऑटमेंट, तो ये कोई शेप नहीं होती। अगर हम बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की, तो यहाँ पे मोनोफेजिक में आता है और बाइफेजिक में आता है। मोनोफेजिक में आपका सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में आपका सिरप, सॉरी स्पिरिट्स जो होते हैं, स्पिरिट्स में आपका क्या होता है, इसमें अल्कोहलिक कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं ज़्यादा, ठीक है, अल्कोहलिक कंटेन होता है ज़्यादा। एलिक्सर्स हो गया, टिंचर्स हो गए। बायोफेजिक्स में क्या होता है, इमल्शन, सस्पेंशन हो गया। अगर हम बात करते हैं इंटरनल सोल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं लोशन, लिनमेंट्स और आपका क्लोराइड्स हो गया, तो इनकी डेफिनेशन हम थोड़ी बाद में आगे जाके देखेंगे, सबकी डेफिनेशन मैंने आप लिखी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है गैसियस डोसेज फॉर्म। गैसियस डोसेज फॉर्म में आपका मेडिकल गैसेज आती हैं और आपका एरो डिस्पर्जन आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ वही मैंने आपको बता दिया, वोल्टाइल्स हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होता है, जब आप ले लेते हो तो आपको कोई भी होश नहीं रहता, ठीक है। प्रेगनेंसी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेन ना हो, ठीक है। एनेस्थीसिया लेने के बाद बॉडी में पता नहीं चलता कि कौन मतलब चाहे जितनी भी आप नीडल्स चुबा लो बंदे को, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। डेंटल में भी ऐसे ही होता है, जब आप टूथ एक्सट्रैक्शन कराते हो ना, तो वहाँ पे एनेस्थीसिया आपको देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में जो भी मतलब एक्टिविटी चलेगी आपके माउथ के अंदर, आपको पता नहीं चलेगा उसका। तो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन लिखी हुई है जो आपको अक्सर देखने को मिलेगी, ठीक है। आप एग्जाम्स में इसको अच्छे से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें आपको क्लासिफिकेशन जो है इसका सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या होता है, यूनिट डोसेज फॉर्म होता है, बल्क डोसेज फॉर्म होता है। यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या होता है, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, पिल्स आती हैं, ठीक है। आपके पाउडर्स भी क्या होते हैं, यूनिट डोसेज फॉर्म में आते हैं, ठीक है।
उसमें पूरा एक्यूरेट देते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा एक्यूरेट होता है लेकिन बल्क में एक्यूरेट नहीं होता। तो जैसे आपका एग्जांपल आप इंटरनल एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए होता है, तो आपको जो फिल पाउडर और ग्रेन्यूल्स होते हैं तो उसमें हम बल्क डोसेज फॉर्म में बोल सकते हैं उसको। और जो आपकी डस्टिंग पाउडर हो गया, और यहाँ पे इंसफिकेशन हो गया, और आपके डेंटिफायर्स हो गए, ठीक है, स्नफ्स हो गया, ईयर पाउडर हो गया, तो सारे आपके किस में आते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं। और सॉलिड डोसेज फॉर्म में भी बल्क डोसेज फॉर्म के अंदर आते हैं, वो भी एक्सटर्नल के अंदर, ठीक है। तो इसको ऐसे लर्न करो, आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म, फिर बल्क डोसेज फॉर्म, एक्सटर्नल में ये आपके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हो गया। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में आपका स्पोस्ट्रीज, इंटरनल यानी जो आपका बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है, बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। स्पोस्ट्रल को, जो स्पोस्ट्रीज और आपकी पेस्ट्रीज होती हैं, इसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नली क्या होता है, ऑर्टमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज जो होती है, हम इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नीचे, ये आपकी लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होती है बायफेजिक और मोनोफेजिक। इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, आपको लर्न करनी है अच्छे से, ठीक है। तो बायफेजिक मैंने आपको बताया, इमल्शंस होते हैं और सस्पेंशन होते हैं। इसमें 2 फेजेस होते हैं, इसको हम इसलिए बायफेज बोल रहे हैं। मोनोफेज में सिर्फ एक ही फेज होता है, इसलिए हम इसको मोनोफेज बोल रहे हैं, एक फेज वाला, ठीक है। बायफेज में 2 फेज होते हैं, इसलिए हम बायफेज बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोफेज में एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। इंटरनल आपका सिरप्स, एलिक्सर्स, लिंक्चर्स और ड्रॉप्स हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल की, तो ये आपका लिनीमेंट्स, लोशन, गार्गल्स, सिरप्स, आई लोशन, ठीक है। और आपका जो आई ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो भी। देखो वैसे तो वीडियो यहाँ पे बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि आगे डोसेज फॉर्म है, अब इसके और भी आगे है, ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखोगे, सबके डेफिनेशन के साथ मैंने आप लिखा हुआ आगे, लेकिन मेरे को लगता है कि इसके अलावा आपको एक सेपरेट वीडियो और मेरे को बनानी पड़ेगी, तब जाके जो डोसेज फॉर्म है वो खत्म हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ सेकंड जो वीडियो होगी वो भी डोसेज फॉर्म के ऊपर होगी, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और नोट्स को मैंने आपको दोबारा अगेन कि टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में मैंने को लिख दिया हुआ है, डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।